जो सोच रहे हैं, जो अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कह पा रहे हैं। ऐसा कब हो सकता है? तो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अगर हम सिर्फ अपने कंटेम्परेरी इंडियन थिंकर्स की बात करें या फिर हम उनकी बात करें जिन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया, चाहे हम ज्योतिबा फूले की बात करें या फिर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, दोनों ने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कही कि जब तक हम एजुकेशन पे फोकस नहीं करेंगे, हम लोग एजुकेशन हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम शायद लोगों को इस मामले में फोर्स नहीं कर पाएंगे, पुश नहीं कर पाएंगे कि वो जिस भी बात को सोचते हैं उसे बहुत ही कॉन्फिडेंटली रख सकें। एक तो ये भी कहा गया है कि एजुकेशन शेरनी का वो दूध है जिसको पीने के बाद डरपोक से डरपोक इंसान भी दहाड़ने लगता है। ये कोट किया है पहले फूले ने किया था, जिसको बाद में रिपीट अम्बेडकर साहब ने किया है। तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन को बहुत ज़्यादा पुश किया है, खासकर इंडियन कंटेम्प्रेरी थिंकर ने। इवन कृष्णमूर्ति, जिनका हमने कल ज़िक्र भी किया था, उन्होंने जो एजुकेशन पे किताबें लिखी हैं, उन्होंने भी इस बात पे फ़ोर्स किया कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे माइंड, हमारे पर्सपेक्टिव को काफ़ी ब्रॉडर कर देती है, जिसकी वजह से हर एक इंसान ना केवल अलग तरीके से सोच सकता है, बल्कि हर एक आर्गुमेंट, हर एक प्रेजेंटेशन में काफ़ी कॉन्फिडेंटली अपनी बातें रख सकता है। पर जब दोनों लोग ये बात कह रहे हैं तो आखिर हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें किस तरह के एजुकेशन सिस्टम की बात चाहिए। सबको ये बात जरूर कहता है कि अगर लाइफ में हमें कुछ बेहतर करना है या फिर हमें आगे बढ़ना है तो एजुकेशन चाहिए, पर सवाल यहाँ पे होता है कि हमें किस तरह का एजुकेशन चाहिए। क्योंकि अभी भी हम लोग ऑलमोस्ट जितने भी लोग ग्रेजुएशन में ज्वाइन किए या जिन्होंने बीटेक किया, बीआर किया, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है, वो भी एजुकेशन के सिस्टम से होके ही गुजरे हैं। एकेडमिक और इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन जब भी कभी आप जा रहे हैं तो वो एजुकेशन तो आप ले रहे हैं, पर फिर दिक्कत कहाँ फंस रही है कि जो जिन्होंने बहुत लंबे समय तक सोचा किसी बात पे और इस कमेंट तक पहुंचे कि एजुकेशन शेरनी का वो दूध है जिसको पीने के बाद डरपोक से डरपोक व्यक्ति भी दहाड़ने लग जाता है। तो जब हम सभी लोग एजुकेशन ले रहे हैं तो आखिर दिक्कत कहाँ फंस रही है? हम कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो पा रहे अपनी बात पे? जो भी हम सोच रहे हैं उसको बोलने में, जो हमारे सवाल आ रहे हैं उनको पूछने में, आखिर हम कॉन्फिडेंटली अपनी बात को क्यों नहीं रख पा रहे हैं? जो असर्टिवनेस होता है वो गायब कहाँ हो जा रहा है? तो ये एक बहुत मेजर सवाल खड़ा हो जाता है। तो एजुकेशन पे हम लोग कभी अलग बात करेंगे, एजुकेशन को बहुत पर्सपेक्टिव से देखा गया है। नॉर्मली जो हम लोग फॉलो करते हैं वो जर्मन जो एजुकेशन सिस्टम है, नॉर्मली हम लोग उसको फॉलो करते हैं। और खासकर जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है वो भी हम्बल और इन तमाम जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज थी, उसका जो थॉट प्रोसेस था उसके आधार पर हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटीज पे डेवलप किया गया था। लेकिन सवाल सवाल ये आता है कि एजुकेशन सिस्टम में क्या-क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, कैसे पढ़ाई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं और उसका एम क्या है? जैसे करंटली अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने एक शिफ्ट किया है कि हमारी एजुकेशन स्किल बेस्ड होनी चाहिए। स्किल बेस्ड के अंतर अगर देखा जाए तो तमाम उन तरह की चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है, जैसे पंचर बनाना, कारपेंटरी, आप छोटी मशीनों को सही करना, एम्ब्रॉयडरी, सिलाई करना, ये तमाम चीज़ों को स्किल में जोड़ा गया और उसी स्किल को आगे बढ़ाते हुए इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, साइंसेज, ये तमाम चीज़ों को जोड़ा गया है। पर हमने यहाँ पे जो सिंसियर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी है, अब रादर देन हमारे जो जिस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है, वो हो गया है कि हम हमारी बॉडी क्या किसी एक चीज़ पे हैबिचुअल हो सकती है, जिसमें हम परफेक्शन हासिल कर सकें। इवन परफेक्शन ना हासिल कर सकें तो कम से कम क्या हमारी बॉडी किसी एक पर्टिकुलर स्किल के प्रति हैबिचुअल हो सकती है कि जब भी कभी ज़रूरत पड़े हम उस स्किल को एग्ज़ीक्यूट कर सकें, किसी ना किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, हमारी बॉडी है, उसको ट्रेन किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर हैबिट डेवलप की जा रही है, उस हैबिट से हम लोग स्किल कन्वर्ट कर रहे हैं और इस स्किल का इस्तेमाल करके हम किसी चीज़ को सही करेंगे और जो उसका दाम होगा हम वो अर्न करेंगे। तो जो टारगेट है एजुकेशन का, एक स्किल को डेवलप करना है, फिर स्किल के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट को ऐड करना है और एम्प्लॉयमेंट के आधार से जो व्यक्ति है, जो स्किल्ड हो रहा है, वो अपना जीवन को सर्वाइव कर पाएगा। तो ये एक ब्रॉडर आइडिया पे गवर्नमेंट काम कर रही है। पर यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल के लिए हैं? मतलब सर्वाइवल का मेरा सिर्फ ये मतलब है कि आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, कोई एक स्किल डेवलप करके कुछ पैसा कमाना चाहते हैं और अपनी लाइफ को उसके हिसाब से ढालना चाहते हैं। क्या ह्यूमन एंड यही है? सवाल यहाँ पे ये है। तो जो पहले का एजुकेशन सिस्टम था, अ, जो पहले का एजुकेशन सिस्टम था उसमें नॉर्मली हम लोग फोकस जिस पे करते थे वो
माइंड का था। और ये जो आपने शिफ्ट देखा था माइंड पे, यानी हम एक नर्चरिंग ऑफ माइंड के हिसाब से समझ सकते हैं कि कैसे एजुकेशन सिस्टम का जो मेन पर्पस था वो माइंड के डेवलपमेंट का, माइंड के नर्चरिंग का, माइंड को हम कैसे और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं, उस पे हुआ करता था। और ये जो शिफ्ट आया था आपका 16th सेंचुरी के बाद से शिफ्ट आना शुरू हुआ था, जो कि कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के आने तक 1965-66 तक चला है। इंडिया में हमने उसे काफ़ी लेट इम्प्लीमेंट किया है, जो टेक्नोलॉजिकल वाला एस्पेक्ट है इसके आधार पर। तो ये जो एक शिफ्ट हो रहा है, इसमें आपको देखना होगा कि पहले माइंड पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ करता था, अब आपकी किसी एक स्किल पे हो रहा है, जो कि आपकी बॉडी पे डिपेंडेंट हो रहा है। खासकर इवन आईटी सेक्टर में भी अगर हम बात करें, तो आप में से कौन टाइप बहुत फास्ट कर सकता है, कौन रिस्पॉन्ड बहुत जल्दी कर सकता है, इन तरह के जॉब को हम लोग स्किल कंसीडर कर रहे हैं। तो इस ये जो शिफ्ट हो रहा है, अगर हम इस तरह से चीज़ों को शिफ्ट करेंगे, तो क्या आप कभी कॉन्फिडेंट हो पाएँगे? बिकॉज़ आपको तो सिर्फ़ एक पर्टिकुलर स्किल पे ही फोकस हो गया है। जो एक जिसको हम लोग बोलते थे कि चौतरफा विकास, या फिर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साइड माइंड को डेवलप करना है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग हो, जिसमें क्वेश्चनिंग को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही हो, ये सारी चीज़ें मिसिंग थी। तो आपके सामने एक ये भी सवाल बनता है कि जब इस तरह की एजुकेशन सिस्टम तक पहुँचे, उससे पहले क्या हुआ करता था? क्या 16th सेंचुरी से पहले किस तरह का एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था? किस तरह से हम लोग सोचा करते थे? तमाम चीज़ें हुआ करती थी। तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम में जा रहे हैं, तो हम वहाँ पे कुछ सीखने जा रहे हैं, यानी उसको जो हमने तवज्जो दी थी, वो हमने इन्फॉर्मेशन और स्किल की जगह हमने नॉलेज टर्म से रिलेट किया था। हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हिसाब से समझ लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। स्किल के बारे में मैंने अभी आपको बताया, उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में समझ में आया होगा। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन के तौर पे अगर मैं बताऊँ कि दिल्ली भारत की राजधानी है, ये आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन हो गई। भारत देश की पॉपुलेशन करीबन 130 करोड़ है, तो ये आपके सामने इन्फॉर्मेशन हो गई। भारत के कह सकते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है, वो 5वें नंबर पे है। तीसरे नंबर पे आप बता सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से आप बोल सकते हैं, जो एवरेज पर कैपिटा है, ये आपके सामने एक फैक्ट हो गया। 146 नंबर पे फ्रीडम इंडेक्स में है, ये आपके सामने एक फैक्ट हो गया। पर इन फैक्ट का आप करेंगे क्या? क्या जीके का एग्जाम के लिए अगर हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिलहाल ठीक है, लेकिन असल लाइफ में हम इन फैक्ट्स का क्या करेंगे? ये इन्फॉर्मेशन का हम क्या करेंगे? और उन इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास तो गूगल है। तो आखिर हम करें क्या इन इन्फॉर्मेशन का? आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप अपना फ़ोन निकालिए, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन और स्किल के ऊपर एक कॉन्सेप्ट हम रखते थे, जिसको हम लोग नॉलेज कहते थे। और अगर हम सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नॉलेज को समझे, जिसको प्लेटो ने दिया था, तो आप समझ सकते हैं कि 2000 साल पहले इस डेफिनेशन को दिया गया था, जो आज तक कंटिन्यू है। बीच में एक ब्रेक आया था, किसी ने उस पे सवाल खड़ा किया, और हमने उसी के आगे चीजें शुरू की, पर वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जैसे हमने कोई बिलीफ बना लिया होता है, तो हमारे पास बिलीफ होते हैं, फिर हम उन बिलीफ को होल्ड करने के लिए उसे जस्टिफाई करते हैं, मतलब हम उस बिलीफ के लिए अपने रीजन तैयार करते हैं। कि सपोज करो, अगर मैं इस बात पे भरोसा करता हूँ कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, मैं भगवान का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट डिस्कशन इसी पे किया था, कि अगर हम भगवान पे भरोसा करते हैं, तो ये मेरा एक बिलीफ हुआ। अब हम इस बिलीफ का प्रूफ चाहते हैं, तो हम इसे जस्टिफाई करेंगे, यानी हम इसके लिए अपने आर्ग्यूमेंट्स और रीजन को डेवलप करेंगे। तो हमने इसके लिए रीजन डेवलप किए। अब हमारा बिलीफ क्या हो गया, हमने इसे जस्टिफाई कर दिया। अब हम ये देखेंगे कि क्या हमारा जो बिलीफ को हमने जस्टिफाई किया, क्या वो करेस्पॉन्ड हो भी रहा है रियलिटी के साथ या नहीं हो रहा है? क्या वो कोहेरेंट है भी या नहीं है? अगर इन दोनों में कोई भी चीज़ नहीं पाई जा रही, तो इसका मतलब ये है कि आपका बिलीफ तो जस्टिफाइड है, पर वो सच नहीं है। तो ऐसे बिलीफ को भी होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। कि सपोज़ करिए कि आप अगर भूतों पे भरोसा करते हैं, तो आपने भूत को मान लिया, उसके लिए आपने रीज़न्स भी ढूँढ लिए, और आपने अपने दिमाग में कर लिया। असल मायने में जब हम बाहर जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि भूत जैसी चीज़ तो होती नहीं, यानी वो ट्रू नहीं हो रही है। एक सेकंड के लिए हम पॉज़ लेंगे। ये जो ट्रुथ का कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रुथ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रुथ को अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग तरीके से डिफाइन किया है। मेन जो 4 थीसिस हैं, हम कभी उस 4 थीसिस के बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप समझ रहे हैं कि कोई भी बिलीफ अगर वो वर्ल्ड में कोरिलेट कर लेता है, यानी उसका हूबहू रिप्रेजेंटेशन आपको दुनिया में मिल जाता है, तो हम कहेंगे कि वो चीज़ सही है। जैसे अगर आपसे ये कहें कि इस समय मैं अपने कमरे पे बैठ के आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, तो ये हूबहू इस स्टेट ऑफ अफेयर से मैच कर रहा है, हम कह सकते हैं कि ये एक सच है। तो जब तक हमारा कोई भी बिलीफ सिस्टम जस्टिफाइड और ट्रुथ दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, तब तक हम नॉलेज को नहीं मानते हैं। अगर आप इन दोनों चीजों को देखेंगे, तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको पता चलते हैं। पहला फैक्टर ये पता चलता है कि
आपको जस्टिफाई करना है अपने बिलीफ सिस्टम को, इसका मतलब है आपको सवाल पूछने पड़ेंगे, आपके अंदर क्वेश्चनिंग की भावना आनी चाहिए। सवाल पूछते-पूछते आपको उसके आर्गुमेंट तैयार करने होंगे, इसका मतलब है कि आपको लॉजिकल कंसिस्टेंसी भी बरकरार रखनी होगी। मतलब अगर आपके पास एक रीजन है, तो आपको उस रीजन से दूसरे रीजन तक का एक रास्ता तय करना होगा, जिसमें दूसरा रीजन पहले रीजन से फॉलो अप करना चाहिए। फिर आप तीसरा रीजन जाएँगे, जो पहले और दूसरे से फॉलो अप करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 5 रीजन है, लेट्स कंसीडर R1, R2, R3, R4, R5, तो R1 से R2 के बीच में एक संबंध होना चाहिए, R2 से R3, R3 से R4, R4 से R5, और इन सब से मिला के जो आपने कंक्लूजन बना रखा है से कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, वो फॉलो अप करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि आपने अपना बिलीफ को जस्टिफाई कर रखा है। तो जब ये बिलीफ आप जस्टिफाई कर रहे होते हैं, इस बिलीफ को पूरा जस्टिफाई कर रहे होते हैं, तो इसमें आपने ना केवल थिंकिंग सोची है, आपने लॉजिक का भी इस्तेमाल किया है, आपने कोहेरेंसी भी मेंटेन की है। तो इस तरह से जो पूरा सिस्टम को आप कोहेरेंट बनाते हैं, तो आप कहते हैं कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है, ये जो आपने बिलीव किया रखा था, वो जस्टिफाइड है। और यही चीजें अब आप वर्ल्ड में देखना शुरू करते हैं कि क्या ये चीजें वर्ल्ड में अपीयर हो रही है, तो आप समझते हैं कि हाँ, ये ट्रू भी है। तो नॉलेज को हम लोग इस तरह से कंसीडर करते थे। तो जब भी कभी हम पुराने समय में देखते हैं, तो हम नॉलेज के प्रति ज़्यादा भागते थे, और नॉलेज के ऊपर भी एक विज़डम है, जिसमें आप अगर आपने फिलोसोफिया का कभी गूगल किया हो, तो फिलॉस और सोफिया आता है, जिसमें लव और विज़डम आता है। तो विज़डम के बारे में हम कभी और बात करेंगे, पर अभी सिर्फ नॉलेज तक फोकस करते हैं। तो जब हमारा टारगेट नॉलेज है, और नॉलेज का मतलब है कि हमारे माइंड को रिफाइन करना है, माइंड को रिफाइन करने का मतलब है कि अलग अलग तरीके के थॉट प्रोसेस को एक्सप्लोर करना है, रीजनिंग, क्वेश्चनिंग, इन सब को डेवलप करना है। तो ये सारी चीज़ें किसके पास हैं? अगर हम कहें, तो जब भी कभी हम एक माइंड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने व्यक्तिगत माइंड या फिर बाकी जितने भी लोग, जैसे आप लोग हो गए, आप लोग अपने माइंड को रिफाइन करने की बात कर रहे हैं। तो नॉलेज सिस्टम का मतलब ये हुआ, या फिर एजुकेशन का मतलब ये हुआ, कि जब आप एजुकेशन में एंटर करते हैं, तो आपका एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि वो आपके माइंड की शार्पनेस, उसका इंटेलेक्ट, उसकी आर्गुमेंटेटिव पावर, इन सबको बढ़ाए। अगर ये तमाम सारी चीजें नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपने कोई चीज होल्ड नहीं किया। और जब इस प्रोसेस से आप गुजरेंगे, तो आप इससे कुछ लर्न करेंगे, और जब आप कुछ लर्न करेंगे, यानी वो लर्न आपके अंडरस्टैंडिंग के बाद आएगी, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली उस चीज को बता पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई बेस है, कुछ बोलने का, कुछ समझने का, और उसके आधार पे किसी तक पहुंचने का। तो ये जो आधार है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नॉलेज सिस्टम की जो अथॉरिटी है, वो कहाँ पे स्टैब्लिश हो रही है? आप लोगों तक। तो ये जो अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नॉलेज की अथॉरिटी किसके पास हो सकती है, वो इस पूरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक व्यक्ति पे होनी चाहिए। लेकिन जब आप स्किल के बारे में बात करते हैं, तो स्किल्ड में एक व्यक्ति होगा या फिर एक इंस्टीट्यूशन होगा, जो आपको स्किल्ड करने के लिए तैयारी करेगा। तो भले आप स्किल्ड सीख जाएंगे, लेकिन जो उसकी, हम लोग बोलते हैं ना, कि अथॉरिटी जो होगी, कि कौन जज करेगा, क्या देगा, कैसे पता चलेगा, तो वो उस इंस्टीट्यूशन तक सुरक्षित रह जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अथॉरिटी हमेशा से इंसान के पास नहीं रही होगी, कहीं और रही होगी। इसके लिए अब हम लोग थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, 16 सेंचुरी से थोड़ा और ऊपर चलते हैं। जब हम 16 सेंचुरी से ऊपर जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि उस समय रिलीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। और जब रिलीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता था, तो इसका मतलब ये था कि नॉलेज की जो ऑथेंटिसिटी है, वो कहाँ से आती थी? चर्च से आती थी, या फिर जो भी रिलीजियस प्लेस हम कहें, वहां से हमारी अथॉरिटी ड्राइव होती थी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके रिलीजियस सिस्टम में कोई भी चीज लिखी हुई है, तो हम उसको ज्यादा मानते थे। कोई उसको सवाल नहीं खड़ा कर सकता था, क्योंकि सवाल खड़ा करते थे तो रिलीजियस पनिशमेंट हुआ करते थे उस समय। तो इसका मतलब ये हुआ करता था कि नॉलेज की अपनी कोई एक अथॉरिटी हुआ करती थी, उसके हिसाब से हम नॉलेज डिराइव किया करते थे। और नॉलेज जब हम डिराइव किया करते थे, और सवाल पूछने का हक नहीं हुआ करता था, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर होती रहती थी, रादर देन हम उसमें क्वेश्चन कर सकते थे। तो जैसे हम कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी में चर्च हुआ करता था सब चीज डिसाइड करने वाला। भारतीय दर्शन में हम कह सकते हैं वेदोस पे था, कि हमने कहा कि हमारे जो एविडेंसेस हुआ करते थे नॉलेज सिस्टम के, उसमें शब्द एक बहुत बड़ा एविडेंस हुआ करता था, मतलब वर्बल टेस्टिमनी, कि कोई भी जो अथॉरिटी है, या फिर हम वेदों की सत्ता पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते। तो इस तरह से हम अथॉरिटी ड्राइव करते थे, कि आप सीख सकते हैं, आप चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन जो अथॉरिटी है, उसको सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो जो 10th सेंचुरी और 16th सेंचुरी, यानी 600 साल तक ये जो हेजेमनी चली आई, नॉलेज सिस्टम की अथॉरिटी किसी और के पास होने की, वो अथॉरिटी आपकी शिफ्ट होती है 16 सेंचुरी में, कहाँ पर? आपके व्यक्ति तक। और ये जर्नी बहुत ही टफ जर्नी रही है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान से, बहुत ही जिसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी था। इसके लिए अगर आपको मैं सिर्फ एक दो एग्जांपल देना चाहूँ, तो आपने गैलीलियो का नाम जरूर सुना होगा। गैलीलियो ने जिस चीज को बताया कि ऐसा नहीं है कि हमारी अर्थ है वो सेंटर पे है,
और बाकी सारी चीज़ें साइड में घूमती रहती हैं, बल्कि इसका जस्ट उल्टा है कि सूरज जो है वो स्थिर है और बाकी सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। बाकी सारे प्लैनेट्स घूमते हैं इसका मतलब है अर्थ भी घूमता रहता है। तो ऐसी कोई हम में पावर नहीं है या ह्यूमन कोई सेंट्रिक नहीं है या चर्च में कोई ऐसी पावर नहीं है कि उसकी वजह से बाकी सारे प्लैनेट घूम रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया गया, जो चीज़ें उस समय चर्च बिलीव कराया करता था लोगों को। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए गैलीलियो को मतलब उसको मार दिया गया। ऐसे ही बेकन हुए, बेकन मेडिकल साइंस में काफ़ी बड़ा नाम है। अगर आप कहेंगे तो बेसिकली कहा भी जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्निटी को बेकन रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने यही कहा कि ये जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम डिसाइड करते हैं कि इस तरह के मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, हम उन्हीं तरह के मेडिसिन पे भरोसा कर सकते हैं जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो। यानी अगर मैं कोई एक मेडिसिन को समझता हूँ और 100 पेशेंट हैं जो सेम बीमारी से जूझ रहे हैं, तो मैं सारे पेशेंट को एक मेडिसिन दूँ, उसके बाद मैं ऑब्जर्व करूँ और मैं देखूँ कि क्या वो मेडिसिन उनमें कोई राहत दे रहा है या नहीं। अगर वो 100 में से कम 90-95 जो हम इंडक्शन हमने जो सबसे पहले आर्गुमेंट के बारे में पढ़ा था कि इंडक्टिवली अगर हम हाई प्रोबेबल कंक्लूजन तक पहुंच रहे हैं तो ये बात कही जा सकती है कि हाँ ये दवा है। तो ये जो अथॉरिटी को हमने खींच के लाए जो पहले किसी एक इंस्टीट्यूशन तक हुआ करती थी और इंसान तक लाए जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस रहा है। और इसी के बाद अगर आपने डेकार्ड्स का डिक्टम याद हो कि डेकार्ड्स ने कौन सा हम लोगों के सामने एक कंक्लूजन पेश किया कि आई थिंक देयर फॉर आई एम। तो ये जो पूरा मॉडर्निटी का एक कॉन्सेप्ट आया जिसमें हमने थिंकिंग को, नॉलेज के अथॉरिटी को, सर्टेनिटी को हमने इंसानों तक लाने की जो कोशिश की, ये एक बहुत ही लॉन्ग, बहुत ही टफ और सेवर प्रोसेस था। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? बिल्कुल, कॉजिटो एर्गो सम। इससे फायदा ये हुआ कि जो अथॉरिटी थी नॉलेज की, वो हमने डिराइव करना शुरू कर दिया इंसानों तक। तो जो पहले आप चाहे अगर सपोज करिए उस समय पे जो चर्च की एजुकेशन सिस्टम हुआ करती थी, तो उसमें आपकी एजुकेशन सिस्टम किस तरह की होगी अगर अथॉरिटी ऑलरेडी डिसाइड हो गई है चर्च के प्रति। इसका मतलब ये हो गया कि चर्च ने जो बातें कही हैं, वो सारी चीजें सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के हैसियत से दे दी जाएगी और जो चीजें सही और उसमें रिफाइन करनी है, इम्प्रूव करनी है, उसकी अथॉरिटी हमेशा चर्च के पास रहेगी। तो अगर आप उस तरह के एजुकेशन सिस्टम में हैं, तो भी आपका कोई ग्रोथ नहीं है। तो ये जो ट्रांसफर हुआ है मॉडर्निटी में जिसमें आई को फोकस दिया गया, यानी हमारे माइंड को फोकस दिया गया और कहा गया कि कोई भी चीज हो, कितनी भी बहुत लंबे समय तक चली आ रही हो, लेकिन कोई भी एक इंसान आके उस पर सवालिया निशान खड़ा कर सकता है और अपना व्यू, अपना पर्सपेक्टिव दे सकता है और हो भी सकता है कि शायद वो उस चीज को खारिज कर दें। तो आप देखेंगे कि इवन साइंसेज में भी पैराडाइम शिफ्ट होते हैं। न्यूटोनियन फिजिक्स के बाद हम आइंस्टीन की फिजिक्स और उसकी थ्योरीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम देखें तो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में आ जाता है। तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट हो रहे हैं वो इसी वजह से हो पा रहे हैं क्योंकि कोई भी एक अथॉरिटी डिफाइन नहीं है। कोई भी व्यक्ति आ सकता है, वो अपने माइंड को शार्प कर सकता है, रिफाइन कर सकता है और किसी भी चीज पे सवालिया निशान खड़ा कर सकता है। तो ये जो अथॉरिटी डेवलप करने की बात कही कि नॉलेज अब किसी एक इंस्टीट्यूशन की, किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल की, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट की, क्लास की जागीर नहीं है। नॉलेज अब किसी भी व्यक्ति के पास हो सकता है। तो ये एक शिफ्ट है जो इनलाइटनमेंट की तरफ ले जाता है। तो डेकार्ड्स को फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी कहा जाता है और बेकन को फादर ऑफ मॉडर्निटी कहा जाता है। तो ये जो आई का हमने इस्टेब्लिशमेंट किया है मॉडर्निटी में, इसी को कहा गया इनलाइटनमेंट का नाम दिया गया कि इनलाइटनमेंट का मतलब ये हुआ कि हम व्यक्ति में अथॉरिटी देते हैं उसके नॉलेज सिस्टम पे और वो हम ये समझते हैं कि क्योंकि नाउ अब हर एक व्यक्ति अथॉरिटी है नॉलेज सिस्टम के लिए, तो हर एक व्यक्ति अपनी अंडरस्टैंडिंग को बता सकता है और उसी अंडरस्टैंडिंग को प्रेजेंट कर सकता है और शायद वो सही हो सकता है। इसीलिए इतने सारे कॉन्फ्रेंसेज, इतने सारे वर्कशॉप, हम लोग डिबेट डिस्कशन करते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप में से भी बहुत से लोग कोई अदर अदर पर्सपेक्टिव सोचते हो और वो पूरी तरह से जस्टिफाइड हो। तो अब हर एक व्यक्ति के थॉट प्रोसेस, हर एक व्यक्ति की रेशनैलिटी, हर एक व्यक्ति के आर्ग्यूमेंट्स पे हमने फोकस करना शुरू किया। यानी अगर आप देखेंगे तो इंसान की जो डिग्निटी है जिसको रेशनैलिटी के आधार पर अरिस्टोटल ने डिफाइन किया था, हमने उसको तवज्जो देने शुरू किया मॉडर्निटी के समय में। तो इसी मॉडर्निटी में जब पूरा फॉलो हो रहा है तो एक फिलोसफर हुए जिनका नाम है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट, क्योंकि अगर आपने फिलॉसफी के बारे में कुछ भी पढ़ा होगा तो ये नाम आपको हमेशा सुनाई देगा। और इसकी जो फेमस किताबें हैं जिसके बारे में बात होती है वो है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स। पर इनमें से जो मुझे लगता है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड किताबों के बीच में अगर जो मेरी पसंद का सबसे बेहतर आर्टिकल निकल के आता है या फिर उनका वर्क निकल के आता है, वो है 3 पेज का एक आर्टिकल लिखा उन्होंने
एन आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट इज एनलाइटनमेंट। और इसी आर्टिकल के आधार पे हमने आज अपने टॉपिक को डिसाइड किया, इसका टाइटल रखने की कोशिश की। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि नॉलेज की जो अथॉरिटी थी वो इंस्टीट्यूशन से हटा के कैसे इंसानों तक लाई गई, और जो स्किल बेस्ड एजुकेशन का पर्पज है वो फिर से उस अथॉरिटी को ड्राइव करके एक इंस्टीट्यूशन में ले जा रहा है। तो ये जो हमने 1000 साल का सर्किल जो पूरा करने वाले हैं थोड़े समय में, इसमें जो सबसे ज्यादा चोट पहुंचने वाली है वो आई पे पहुंचने वाली है। और आई भी किसका? डेकार्ट का, द कोजिटो, कि आप थिंकिंग आई पे चोट पहुंचाने वाले हैं। अब आने वाले समय में आप एक ऐसी पॉपुलेशन तैयार करने वाले हैं जो स्किल बेस्ड तो होगी, लेकिन उसके पास थिंकिंग प्रोसेस नहीं होगा, जो सवालिया निशान नहीं खड़ा कर पाएगा। जो चीजें चली आ रही हैं वो चली आएंगी, सवालिया निशान खड़ा करने का काम सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों तक रह जाएगा, जैसे पहले हुआ करता था। और वही लोग प्रोग्रेस, प्रमोशन, आगे की थिंकिंग, फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव, वही लोग इन्विसान कर पाएंगे। तो ये एक पर्सपेक्टिव के आधार पर हुआ। कांट ने, अगर आप वो आर्टिकल चेक करेंगे तो आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको पहले ही लिंक में आर्टिकल मिल जाएगा, एन आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट इज एनलाइटनमेंट। जो इसमें खास बात लिखी वो कांट ने पहले पैराग्राफ में लिख दी। और इससे एक चीज और आपको पता चलती है कि जब वो पहले पैराग्राफ में लिखते हैं कि फिलोसफर कोई भी बात बोलने के लिए इधर उधर खींचते नहीं है, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा डिले नहीं करते हैं। जो भी सिग्निफिकेंट चीज होती है वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको बता दी जाएगी विद दियर रीजंस, क्या आखिर से क्यों लिखते हैं। तो कांट इनलाइटनमेंट को डिफाइन करते हैं सिर्फ एक लाइन में, और इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हैव करेज टू से योर ओन अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ एक लाइन में ये इनलाइटनमेंट की डेफिनेशन है कि आपको साहस रखना है सिर्फ और सिर्फ अपनी समझ कहने का, और यही इनलाइटनमेंट है। एक छोटी सी डेफिनेशन आपको पता चल रही है कि आपके पास इतना करेज होना चाहिए कि जो आप समझते हैं सही है उसको आप बोल सकें। इसमें तीन चीजें प्रोसेस जुड़ा हुआ है। तीन प्रोसेस कैसे? पहला, कि आप जो सोचते हैं, यानी आपकी जो थिंकिंग है, आपकी रेशनैलिटी, इस पे आपको फोकस करना है, यानी आपका मेंटल प्रोसेस, जो माइंड रिफाइनमेंट है, इस पे फोकस होना चाहिए। दूसरा, करेज होना चाहिए। करेज का होने का मतलब ये है कि आपने सोच तो लिया, पर ऐसा कई बार हो जाता है ना कि आपको पता है कि जस्टिस का मतलब क्या है, आपको पता है कि यहाँ पे इनजस्टिसेस हो रही हैं, आपको पता है कि इस तरह से चीजों का सॉल्यूशन निकल सकता है, लेकिन आप क्या करते हैं, मतलब हम लोग बहुत बार ऐसा चूज करते हैं कि इनजस्टिसेस देखने के बावजूद भी चुप रह जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ क्या, हमारे पास समझ है, हम चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन हमने वो करेज डेवलप नहीं किया है। और करेज पे एक और किताब है, काफी 15 2014 एंड 2015 में इंटरनेशनली काफी ज्यादा फेमस हुई थी किताब, हैव करेज टू बी डिसलाइक। जापानीज थिंकर्स दो लोगों ने इसको लिखा है, मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, काफी टफ लगता है मुझे, तो मैं उसको आपको कभी मेंशन कर दूंगा उस किताब के बारे में। वो बहुत ही बेहतरीन किताब है, वो अगर उसको देखें। तो ये पहला प्रोसेस हो गया आपका थिंकिंग का, दूसरा हो गया आपका करेज का, और तीसरा हो गया आपका एक्सप्रेशन का। बहुत से लोग जो आजकल हम लोग तैयार कर रहे हैं, सपोज करिए कि स्किल के अलग उन्होंने अगर सिर्फ थिंकिंग पे फोकस किया और उन्हें सोचने समझने पे मजबूर किया अपने आप को, फिर भी वो करेज डेवलप नहीं कर पाते हैं उस चीज को आगे प्रमोट करने के लिए, उस पर फोकस करने के लिए, उस पर डिटरमिंड होने के लिए। और अगर आप उस पर फोकस नहीं हो पा रहे हैं तो आपका एक्सप्रेशन ही नहीं आ पाएगा, और जब तक आपका एक्सप्रेशन नहीं आ पाएगा तो इसका मतलब है कि आप वो इनलाइटनमेंट के पूरे फेज से नहीं गुजरे हैं। तो इसीलिए ऐसा कई बार होता है कि आप भले एजुकेशन सिस्टम में हों, लेकिन उस एजुकेशन सिस्टम अगर स्किल बेस्ड नहीं है तो आपको पहले लेवल तक ही शायद फोकस कर दे, मतलब आप सोचना बहुत हद तक शुरू कर दें, करेज वाला एस्पेक्ट आप तक पहुंच ही नहीं पाए, और फिर एक्सप्रेशन तो दूर की बात है। तो जब ये दोनों एस्पेक्ट आप नहीं कैप्चर कर पाएंगे, ग्रेस्प कर पाएंगे, तो जो दहाड़ने वाली बात है वो आ ही नहीं पा रही है। तो चाहे अंबेडकर और फूले जितना भी कह दें कि एजुकेशन सिस्टम वो शेरनी का दूध है जिसको पी के डरपोक से डरपोक, कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी दहाड़ने लग जाता है, उसका अगर सिर्फ आपने पहला पार्ट ही फुलफिल किया और दूसरा और तीसरा यानी करेज और एक्सप्रेशन वाला फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो दहाड़ने वाली बात है वो नहीं आ पाएगी। अलग पर्सपेक्टिव से हम सोचे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इनलाइटनमेंट के पूरे प्रोसेस को फॉलो ही नहीं किया है, आप सिर्फ और सिर्फ उसके एक पर्सपेक्टिव पर ठहर गए हैं। तो ये दूसरा और तीसरा पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनलाइटनमेंट को समझने के अलग तरीके हो जाते हैं यहाँ पर, कि पहली चीज खुद पे भरोसा,
और भरोसा तभी आएगा जब आपने उन सब तमाम चीज़ों के बारे में रेशनली सोचा हो, अपने माइंड को रिफाइन किया हो, इंटेलेक्चुअली साउंड किया हो। दूसरा फिर उस पे करेज डेवलप करना और तीसरा सामने कोई भी हो, क्योंकि गैलीलियो भी एक समय चर्च के सामने खड़े होके बात बोल रहे थे, उनको पता था कि उनको फांसी दे दी जाएगी। सोक्रेटिस भी उनको पता था कि अगर उन्होंने ये बात को एक्सेप्ट कर लिया कि यूथ को वो करप्ट कर रहे हैं, तो मतलब कि अगर वो उनके पास ऑप्शन था, वो माफी मांग सकते थे अथॉरिटी से और वो बच सकते थे, लेकिन नहीं। और यही हमारा आखिरी टॉपिक भी है, लेट अस डाइव फॉर आइडियाज। तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू रिलेट दिस थिंग टू द सेकंड टॉपिक। तो अगर सोक्रेटिस और गैलीलियो के बाद पता है कि चाहे जितनी भी बड़ी अथॉरिटी हो, इनलाइटनमेंट तभी हो सकता है जब हम अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को सामने कोई भी हो उसके सामने बोल सके। और अगर हम बोल नहीं पाएंगे तो उस इनलाइटनमेंट का कोई फायदा ही नहीं है, आपने उस पूरे प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है। और अगर आप देखो तो कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी जगह पे डरना शुरू करते हैं। जैसे फैमिली है हमारे पास, तो फैमिली में अथॉरिटी किसके पास हम लोग दे देते हैं, एंड ये बहुत ही सटल वे ऑफ पावर चल रहा है। सटल वे ऑफ पावर मतलब फैमिली में हम अपने पापा को या फिर जो भी घर का सदस्य उसको हो जाता है। अगर हमारे पास लार्जर फैमिली है तो उसका सदस्य हो जाएगा। सोसाइटी है तो सोसाइटी में एक हो जाता है, जैसे खाप पंचायत है तो उसके प्रमुख हो गए, गांव है तो प्रधान हो गया। ऐसे देखते हैं। क्लासरूम में आप जाते हैं तो एक सटल वे में पावर आपको देखने को मिलता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। और इसी डर की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट सवाल नहीं पूछ पाते हैं, कि समझा जाएगा कि शायद बेकार सवाल है, इरेलीवेंट सवाल है, वहाँ पे नहीं पूछ पाते हैं। अगर हम इस दायरे को और बढ़ाएं तो आपकी यूनिवर्सिटी में अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है कि स्टूडेंट को जिससे नुकसान हो, तो आप इसलिए नहीं बोल पाते हो क्योंकि आप पे फाइन लगा दिया जाएगा, आपको रस्टिकेट कर दिया जाएगा। तो आपकी थिंकिंग और आपके करेज को रोकने के लिए हमेशा अथॉरिटी कोई ना कोई काम जरूर करती है। पर क्या आप एनलाइटनमेंट को सही से फॉलो कर पा रहे हैं? मतलब उस करेज के साथ क्या उस एक्सप्रेशन को आप दे पा रहे हैं? नॉर्मली क्या होता है कि हम शायद इस तमाम चीजों को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ समझ से काम नहीं चलेगा। एनलाइटनमेंट के बाकी जो दो प्रोसेस हैं, करेज और अ, आपका एक्सप्रेशन, ये बहुत मायने रखता है। आप पूछ सकते हैं कि आखिर हमारे पास इतना थॉट प्रोसेस है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, तो हम करेज तक या फिर उसके एक्सप्रेशन तक कैसे नहीं पहुंच पाते? मुझे नहीं पता कि क्या ये बहुत बेहतर जस्टिफिकेशन होगा या नहीं, लेकिन ग्रीक में जब ग्रीक फिलोसफर इस बात को डेवलप कर रहे थे तो उन्होंने एक टर्म को बारे में बात की जिसका नाम है अक्रेशिया। अक्रेशिया मैंने आपको पिछले टॉक में बताया था, जिसका मतलब होता है वीकनेस ऑफ विल। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको सब पता है, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जो विल टू डू या फिर विल टू से, ये हम लोग डेवलप नहीं कर पाते हैं। और ये डेवलप इसीलिए नहीं हो पाता है बिकॉज हमारी अंडरस्टैंडिंग में शायद कहीं ना कहीं दिक्कतें फंस गई हो, या फिर अगर हमने अंडरस्टैंडिंग सही भी कर ली है तो फिर भी जो आपकी वीकनेस ऑफ विल है वो इसलिए भी नहीं आ पाती है कि अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी जो उसका लार्जर एस्पेक्ट है आप उससे उसे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमेशा कई बार हम उसको सब्जुगेट करते रहते हैं, नलीफाई करते रहते हैं धीरे धीरे। और उसकी वजह से हम लोग उस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, उस करेज तक नहीं पहुंच पाते, एक्सप्रेशन नहीं पहुंच पाते हैं। तो इनलाइटनमेंट का सही मायने में मतलब क्या निकल के आता है? इनलाइटनमेंट का सही मायने मतलब ये निकल पाता है कि हमें अपने माइंड को बेस्टेस्ट पॉसिबल वे में रिफाइन करना चाहिए। और हमने कल वाले टॉक में भी या भी कल वाले सेशन में समझने की कोशिश की थी कि बेहतर वे में परस्यूट करने का एक्सेंस का मतलब ही ये होता है कि कांस्टेंट क्वेश्चनिंग। और कांस्टेंट क्वेश्चनिंग भी कैसी, डेकार्ट जैसी, या फिर पायरो, एक फिलोसफर है ग्रीक समय पे जिनको सबसे हाईएस्ट डिग्री का स्केप्टिक माना जाता है। तो उस तरह का होना चाहिए कि आप अपने कांस्टेंट समय पर क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। जब आप कांस्टेंट क्वेश्चनिंग करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में, सोसाइटी में, एथिक्स में, रिलीजन में, एस्थेटिक्स में, जितने भी डोमेन हैं जहां पे आप अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं, उसमें कितनी चीजें हैं जिसको हमने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है बिना किसी प्रॉपर रीजनिंग के या फिर एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी प्रॉपर आर्ग्यूमेंट के। और जब तक हम ये चीजें नहीं कर पाएंगे, ये कांस्टेंट क्वेश्चनिंग वाला जो हम लोग समझ रहे हैं ना कि वीकनेस ऑफ विल, जो करेज हम डेवलप नहीं कर पा रहे, वो नहीं पहुंचेगा। इस हिसाब से हमें अपने माइंड को एक्सीलेंस करना है, फिर उस करेज को जनरेट करना है जिसके हिसाब से हम अपने एक्सप्रेशन तक पहुंचेंगे। तो ये पूरा एक एस्पेक्ट जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, तो हम चाहे किसी भी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर लें, कितना ही ब्रॉडर चले जाएं। हमने कितनी बार देखा है कि लोग जिनको हम लोग आज बेस्ट मॉडल ऑफ एजुकेशन समझते हैं, चाहे वो अमेरिका का हो या फिर हम यूरोप का हो, वहां से पढ़ने के बाद भी आके लोग बहुत ज्यादा डर, मतलब डर के माहौल में रहते हैं कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लेन ही नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई अथॉरिटी उनको
चुप करा देती है और वो ये बात को जान रहे हैं कि उनके जो रीजन है, उनके जो एक्सप्लेनेशन है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत बेहतर है, फिर भी वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो उसे कांट कभी भी एनलाइटनमेंट नहीं कहेगा। उसे कांट हमेशा कहेगा कि ठीक है, आप एजुकेटेड तो हो सकते हैं, आपने बहुत बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ ले ली हैं, लेकिन जो एनलाइटनमेंट का पर्सपेक्टिव है, वो नहीं फुलफिल कर पाया। इसमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है जो कांट के हिसाब से, कांट ने यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट स्पेस के बीच में एक डिस्टिंक्शन किया है, जिसमें उसने कहा है कि जब भी कभी आप पब्लिक डोमेन में हो, वहाँ पे आपको ड्यूटी फॉलो करनी है, जिसको हम लोग डिओन्टोलॉजी के तहत समझ सकते हैं। वो एक एस्पेक्ट अलग है। लेकिन जब भी कभी आप अपने पर्सनल स्पेस में आएँगे, इस पर्सनल स्पेस में आपको एनलाइटनमेंट को बहुत हद तक करते रहना है। और अगर आपको लगता है कि आपका पब्लिक स्पेस कभी भी आपके प्राइवेट स्पेस पे इंटरफेयर कर रहा है, तो आपको अपने पब्लिक स्पेस को रिजेक्ट कर देना है और अपने प्राइवेट स्पेस जिसको कंसाइंस की बात किया गया, जहाँ से वो एथिकल प्रिंसिपल को डिराइव करेगा, उस पे फोकस करके अपने जो एक्सप्रेशन है उसको ब्रॉडर वे में प्रेजेंट करना होगा।